हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। देन चलो बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज हम NSTI मुंबई के टेस्ट 1 के जो कि प्योरिटी से रिलेटेड है, आज क्वेश्चन नंबर 26 से 50 को डिस्कस करेंगे। पिछले सेशन में हमने 1 से 25 तक के सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो आज भी हम 26 से 50 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे, ताकि उसमें हमें कोई डाउट ना रहे। आपको कोई डाउट रहता है, कोई आपकी इंक्वायरी रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। साथ ही साथ में अगर कोई आपको क्वेश्चन के दौरान ही अभी कोई कन्फ्यूज़ है, तो आप लाइव चैट बॉक्स में अपने मैसेज भेज सकते हो, ठीक है। अदर कोई भी आपको दिक्कत परेशानी हो तो वो भी, और साथ ही साथ में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, फुल आंसर दीजिए आप, ताकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपने आंसर लर्न हो जाए, ठीक है। देन अगर आप कंफर्टेबल नहीं है फुल आंसर लिखने में, तो आप ABCD की फॉर्म में भी आंसर दे सकते हो, जैसे आपको ज़्यादा अच्छा लगे, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। चलते हैं तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है 26 नंबर का, जो बता रहा है एक्सप्रेशन स्किल इन रिटन कैन बी चेक्ड बाय। जब आपने किसी स्किल को चेक करना है लिख के, किस स्किल को चेक करना है, एक्सप्रेशन स्किल को, कि आपकी ट्रेनिंग किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो आप किस तरह से करोगे, किस टाइप के क्वेश्चन से आप उस स्किल को चेक करोगे। सब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन से, या MCQ टाइप क्वेश्चन से, या शॉर्ट आंसर वर्ड टाइप क्वेश्चन से, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, आप आंसर दीजिए। 10 से 15 सेकेंड का टाइम आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा। आप लाइव चैट बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दे सकते हो। वेरी गुड। किससे हम चेक करते हैं? सब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन से। जब भी हमने देखना है कि हमारे ट्रेनी किस तरह से किसी स्किल के बारे में अपने विचार रख रहा है, किस तरह से अपनी स्किल को वो एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसके लिए हम उनको किस तरह की क्वेश्चन देते हैं, सब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन देते हैं, जिसमें उन्हें डिटेल से लिखना होता है, ठीक है। MCQ में तो उनके पास ऑप्शन हो जाएगी। शॉर्ट आंसर वर्ड टाइप क्वेश्चन में 1 या 2 लाइन में वो क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी वही है, ऑप्शन पहले से ही दिए होंगे, उसमें से सिलेक्ट करके देना है। तो हम कैसे देख पाएंगे इनके ज़रिए? अगर हमने उनके एक्सप्रेशन को देखना है, तो हमें सब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, ठीक है। कौन सी स्किल देखनी हो? अगर एक्सप्रेशन स्किल देखनी हो, कि किस तरह से हमारे ट्रेनिंग किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये रिटन की बात हो रही है, ठीक है। रिटन कैन बी चेक्ड बाय। देन बढ़ते हैं 27 क्वेश्चन की तरफ। 27 क्वेश्चन बता रहा है आपसे ग्रुप्स में भी इंस्ट्रक्टेड मतलब निर्देशित, बट लर्निंग इज प्रोसेस। ग्रुप के अंदर क्या करते हो आप? निर्देश देते हो, दिशा निर्देश देते हो, ग्रुप्स में आप बातचीत जो करते हो, ठीक है। बट लर्निंग कौन सी प्रोसेस है? ग्रुप्स को तो आपने बोल दिया कि वो इंस्ट्रक्टेड प्रोसेस है, तो लर्निंग कौन सी प्रोसेस है? कलेक्टिव प्रोसेस है, इंडिविजुअल प्रोसेस है, या फ्रेंडली प्रोसेस है, या फिर कॉर्पोरेटिव प्रोसेस है। 10 से 15 सेकेंड का टाइम है आपके पास, आप आंसर दीजिए। अगर इससे भी ज़्यादा टाइम आपको लगता है तो ले लीजिए। वेरी गुड। कौन सा है? इंडिविजुअल मतलब कि जब भी आपने कोई जो लर्निंग प्रोसेस है, उसमें आपको इंडिविजुअली क्या होना पड़ता है? प्रेजेंट होना पड़ता है, सीखना पड़ता है, ठीक है। तो वो कौन सी प्रोसेस हो जाती है? हमारी इंडिविजुअल प्रोसेस हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 बता रहा है आपसे स्किल डेवलपमेंट में बी इवेल्युएटेड बाय। जब भी आपने स्किल की डेवलपमेंट को इवेल्युएट करना है, किसकी? स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है। आपने क्या देखनी है यहाँ पे कि आपकी ट्रेन की स्किल कैसी है, ठीक है। उस चीज़ को आपने इवेल्युएट करना है, तो आप किस टाइप के क्वेश्चन लेंगे? ऑरल टेस्ट के, या MCQ टाइप टेस्ट लोगे, या फिर ऐसे टेस्ट लोगे, या फिर परफॉर्मेंस एंड प्रैक्टिकल टेस्ट लोगे? बात यहाँ पे हो रही है स्किल की।
वेरी गुड। कौन सा लोगे? परफॉर्मेंस एंड प्रैक्टिकल टेस्ट। जब भी आपने अपनी ट्रेनी की स्किल की क्या देखनी है, स्किल को इवेल्युएट करना है, देखना है कि आपकी ट्रेनी को कितने परफेक्ट है वो अपने स्किल के अंदर, इस चीज़ को आपने इवेल्युएट करना है। तो आप उनको किस तरह के क्वेश्चन देते हो? प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन देते हो, जिसमें उन्हें प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बताना होता है और आपको उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना होता है। ठीक है, तो वो कौन से टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे? परफॉर्मेंस एंड प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 बता रहा है हमारे से, गुड शॉप डिसिप्लिन इज द रिजल्ट ऑफ। जो आपके पास गुड शॉप डिसिप्लिन होता है वो किस चीज़ का रिजल्ट है? आपकी वर्कशॉप के अंदर क्या है? गुड शॉप डिसिप्लिन है। ठीक है, बेटर डिसिप्लिन है आपकी वर्कशॉप के अंदर, तो किस चीज़ का रिजल्ट है? गुड शॉप ट्रेनिंग का, जो आपने अपने ट्रेन को गुड शॉप ट्रेनिंग दी है उसका, या फिर ऑप्शन नंबर बी है गुड क्लीनिनेस का, या अच्छी साफ सफाई का, या फिर ऑप्शन नंबर सी फियर ऑफ पनिशमेंट का, या फिर आपकी ट्रेनिंग को पनिशमेंट का डर है इसलिए आपकी वर्कशॉप नीट एंड क्लीन है, डिसिप्लिन है, या फिर फियर ऑफ रिपेयरमेंटिंग, या फिर डर है कि कहीं हमें रिपेयर ना करनी पड़ जाए, या मतलब कि कोई चीज़ टूट वूट जाती है तो वो कहीं भरनी ना पड़ जाए। वेरी गुड। किस चीज़ का रिजल्ट है? गुड शॉप ट्रेनिंग का। गुड शॉप ट्रेनिंग क्या होती है? जो आपने अपनी ट्रेनिंग को अपनी वर्कशॉप से रिलेटेड ट्रेनिंग दी है कि आपको किस हिसाब से अपनी ट्रेनिंग को मैनेज करके रखना है, मेंटेन करके रखना है। तो अगर आपसे कहा जाए कि आपको अपने वर्कशॉप की जो मेंटेनेंस है वो किसके अकॉर्डिंग रखनी है, या फिर वो किस चीज़ के अंदर आता है, तो वो किस चीज़ के अंदर आता है? हमारा हाउसकीपिंग के अंदर आता है। ठीक है, और हाउसकीपिंग के अंदर जो हमारे पास वर्कशॉप की क्या होती है कि किस तरह से हमारे को अपने वर्कशॉप को मेंटेन करना है। ठीक है, किस तरह से हमारे को टूल, किस तरह से टाइम, किस तरह से जो भी करना, उस चीज़ के कॉन्सेप्ट को हमने किस में पढ़ा है? 5S कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनालाइज एंड इंटरप्रेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट इज रिक्वायर्ड टू टेक प्लेस आफ्टर द टेस्ट। यहाँ पे बता रहे हैं कि टेस्ट के बाद आपको अगर अपने ट्रेनिंग को एनालाइज करना है और उनकी जो रिज़ल्ट है, टेस्ट रिज़ल्ट है, उसकी आपको व्याख्या करनी है, तो आप कब करोगे? वंस अ वीक, एक हफ्ते के बाद, या फिर वंस अ मंथ, या एक महीने के बाद, मतलब कि वंस अ वीक या एक हफ्ते में करोगे, वंस अ मंथ मतलब कि टेस्ट के एक हफ्ते के में करोगे, या फिर टेस्ट के एक महीने में करोगे। ऑप्शन नंबर सी है व्हेन ऑल द ट्रेनी आर प्रेजेंट, या फिर जब आपके सारे ट्रेनी प्रेजेंट हो गए क्लास में तब आप करोगे, या फिर इमिडिएटली करोगे। टेस्ट रिजल्ट को कब शो करोगे आप क्लासरूम के अंदर? वेरी गुड। कब करोगे? इमिडिएटली करोगे। इमिडिएटली हम क्यों करते हैं? ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे ट्रेनी का परफॉर्मेंस कैसा है, और साथ ही साथ ट्रेनी ने क्या अचीवमेंट करी है ये भी ट्रेनी को पता चल जाए। साथ ही साथ हम कितने सक्सेस हुए हैं अपनी टीचिंग में, इसका भी हमें पता चलता है। इसलिए जैसे हमने टेस्ट लिया, टेस्ट का रिज़ल्ट को तैयार किया, उसी वक्त हमें क्लास में अपने टेस्ट रिज़ल्ट को शो करना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 बता रहा है द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम टू इम्पार्ट न्यू इंस्ट्रक्शन टू द लर्नर इज। सबसे ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम कौन सा है अपनी न्यू स्किल को या न्यू इंस्ट्रक्शन को सिखाने के लिए? किसको? लर्नर को। अगर हमने लर्नर को नई इंस्ट्रक्शन सिखानी है, न्यू स्किल सिखानी है, तो उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बता रहा है व्हेन दे आर रेडी टू लर्न, जब हमारे ट्रेनी तैयार है सीखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी व्हेन दे हैव फ्री टाइम, जब हमारे ट्रेनी के पास फ्री टाइम हो तब हमें उनको स्किल्स सिखानी चाहिए, न्यू स्किल्स सिखानी चाहिए। या व्हेन दे जस्ट एंटर टीचिंग एरिया, या जब हमारे ट्रेनी टीचिंग एरिया के अंदर एंटर करते हैं उस वक्त हमें उनको न्यू इंस्ट्रक्शन सिखानी चाहिए। या फिर व्हेन टीचर इज़ रेडी टू टीच, जब एक टीचर
टीच करवाने के लिए, किसी चीज़ को सिखाने के लिए तैयार है, तब हम आपको न्यू इंस्ट्रक्शन सिखानी चाहिए, न्यू स्किल सिखानी चाहिए। वेरी गुड। कब सिखानी चाहिए? When they are ready to learn, जब हमारे ट्रेनी सीखने के लिए तैयार है, उसी वक्त हमें अपने ट्रेनी को नई चीज़, नई इंस्ट्रक्शन, न्यू स्किल सिखानी चाहिए। गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है हमसे, अ गुड इंस्ट्रक्टर टीच स्किल बाय, जो एक अच्छे इंस्ट्रक्टर होते हैं वो स्किल को कब टीच करवाते हैं और किस तरह से टीच करवाते हैं। ठीक है, स्किल की बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंटिंग गुड लेसन इन क्लासरूम, जो एक अच्छा इंस्ट्रक्टर होता है वो स्किल को किस तरह से टीच करता है, अच्छे से अपने लेसन को क्लासरूम के अंदर प्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर बी, डेमोस्ट्रेशन हिमसेल्फ एंड असाइनिंग ट्रेनी टू परफॉर्म, खुद एक इंस्ट्रक्टर, एक मतलब कि जो एक इंस्ट्रक्टर होता है वो क्लासरूम के अंदर खुद डेमोस्ट्रेट करता है। ठीक है, एंड ट्रेनी की परफॉर्मेंस को भी असाइन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बता रहा है आपसे, ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप एंड फैक्ट्री विजिटिंग, जो एक अच्छा इंस्ट्रक्टर होता है वो स्किल को इस तरह से सिखाता है कि पहले तो अच्छे से वर्कशॉप को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, और साथ ही साथ में फैक्ट्री विजिट भी करवाता रहता है अपने स्टूडेंट की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, शोइंग द मोशन फिल्म ऑन स्किल, या फिर स्किल की एक मोशन फिल्म दिखाता है। एक गुड इंस्ट्रक्टर की बात हो रही है, किसके बारे में, एक स्किल के बारे में। वेरी गुड। कब करवाता है, कौन होता है, डेमोस्ट्रेशन हिमसेल्फ, जो इंस्ट्रक्टर खुद डेमोस्ट्रेट करे, साथ ही साथ में एंड असाइनिंग ट्रेनी टू परफॉर्म, और साथ ही साथ में अपने ट्रेनी की परफॉर्मेंस को भी असाइन करे। वेरी गुड ऑल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रेड सिलेबस नीड टू बी रिव्यूड बाय द ट्रेड कमेटी पीरियोडिकली इन ऑर्डर टू, जो ट्रेड कमेटी होती है वो ट्रेड सिलेबस को टाइम पर रिव्यू करती है। उनके रिव्यू करने की असल वजह क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अपडेट इन विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी, वो इसलिए रिव्यू करते हैं ताकि ट्रेड सिलेबस को अपडेट कर सके टेक्नोलॉजी के चेंजेस के हिसाब से, मतलब कि जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आई है उस चीज़ को उस हमारे ट्रेड सिलेबस के अंदर ऐड कर सके, इसलिए रिव्यू करती है। या ऑप्शन नंबर बी, रिमूव सच पोर्शन फॉर विच फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूट, या फिर इसलिए रिव्यू करवाती है ताकि जितनी भी ऐसी फैसिलिटीज़ है जो हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर अवेलेबल नहीं है उस सब चीज़ों को रिमूव कर सके, उस पोर्शन को रिमूव कर सके हमारी ट्रेड थ्योरी से। या फिर ऑप्शन नंबर सी, कंपनसेट द इनडेक्वेटली ट्रेंड इंस्ट्रक्टर, या फिर जो हमारे पास इंस्ट्रक्टर होते हैं, ट्रेंड इंस्ट्रक्टर होते हैं, उनको मुआवजा देने के लिए, कंपनसेट देने के लिए, या फिर वर्क विद द अलॉटेड फंड, या फिर जितना हमारे पास अलॉटेड फंड है उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करें, इसलिए हमारे ट्रेड सिलेबस की थ्योरी को अपडेट किया जाता है या रिव्यू किया जाता है ट्रेड कमेटी के द्वारा। ये आपका ऑप्शन है और क्वेश्चन है, आपको आंसर सेलेक्ट करना है। वेरी गुड डॉल। क्यों करते हैं? अपडेट इट विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी, इसलिए अपडेट किया जाता है ताकि टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे ट्रेड से रिलेटेड टेक्नोलॉजी के अंदर जितने भी चेंज आए हैं, जितने भी अपडेट आए हैं, उस चीज़ को हम अपने ट्रेड थ्योरी में शामिल कर सके, अपडेट कर सके। ठीक है, ट्रेड थ्योरी में, ट्रेड सिलेबस में, ट्रेड प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो ये किसके अंदर आ जाएगा? ट्रेड सिलेबस के अंदर आ जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 बता रहा है हमारे से, फर्स्ट ड्यूटी टू कीप द मशीन एंड इक्विपमेंट ऑफ द ट्रेड इन एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन आर दैट ऑफ द, देखिए पहली ड्यूटी बनती है मशीनों और इक्विपमेंट को क्या करने की, अच्छी वर्किंग कंडीशन में रखने की। तो ये किसकी ड्यूटी बनती है? मतलब कि हमारी मशीनों को और
इक्विपमेंट को एक ट्रेड के अंदर अच्छे से रखना है, अच्छी सी एक्सीलेंट वर्क कंडीशन के अंदर हमें अपने टूल और इक्विपमेंट को रखना है, तो ये किसकी ड्यूटी है? एक प्रिंसिपल की ड्यूटी है, या फिर मिल राइट सेक्शन की ड्यूटी है, या फिर फोरमैन एंड सुपरवाइजर की ड्यूटी है, या एक ट्रेड इंस्ट्रक्टर की ड्यूटी है? वेरी गुड, किसकी ड्यूटी है? ट्रेड इंस्ट्रक्टर की ड्यूटी है, क्योंकि एक ट्रेड इंस्ट्रक्टर के पास क्या होगी? वर्कशॉप होगी। वर्कशॉप के अंदर हमारे पास टूल्स, इक्विपमेंट, मशीनें होगी, तो उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन में रखना है। तो प्रिंसिपल तो नहीं आएंगे रखने के लिए, ना आएगी मिलिट्री सेक्शन, ना आएंगे फोरमैन और सुपरवाइज़र। उसको अच्छी वर्किंग कंडीशन में रखना है, अच्छे से संभाल के रखना है, मेंटेन करके रखना है। तो ये ट्रेड इंस्ट्रक्टर की ही जिम्मेदारी बनेगी, ये ट्रेड इंस्ट्रक्टर की ही ड्यूटी है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ट्रेड इंस्ट्रक्टर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 है, रिजल्ट ऑफ द ट्रेड टेस्ट वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रेनी हैव फेयरली पुअरली इंडिकेट। यहाँ पे देखिए क्या बात कर रहे हैं ये, कि जब आपने ट्रेड टेस्ट लिया था, ठीक है, और उसका रिजल्ट मोस्ट ऑफ द ट्रेनी का बहुत बुरा रहा है, तो वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? जो ट्रेनी का बैड रिस्पॉन्स जो रहा है उस टेस्ट के अंदर, वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? दैट टेस्ट पेपर वॉज डिफ़िकल्ट, कि टेस्ट जो पेपर था वो डिफ़िकल्ट था। ऑप्शन नंबर बी, इंस्ट्रक्टर हैज़ ट्रेन डिफिशिएंटली, या इंस्ट्रक्टर के पढ़ाने में कोई कमी थी, उसने अपर्याप्त रूप से, मतलब कि जो चीज़ पढ़ानी थी वो चीज़ नहीं पढ़ाया है, इसलिए ट्रेनी का रिस्पॉन्स बुरा रहा है, इसलिए ट्रेनी क्या है? क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, लैक ऑफ डिसिप्लिन, ट्रेनिंग लैक ऑफ डिसिप्लिन में थे, उनके अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं था, इसलिए उनका रिजल्ट बुरा रहा। या फिर लैक ऑफ असिस्टेंट प्रोवाइडिंग टू ट्रेनिंग ड्यूरिंग द टेस्ट, टेस्ट के दौरान ट्रेनी को कोई मदद नहीं मिली थी, उनकी किसी ने कोई हेल्प नहीं करी थी, इसलिए उनका जो टेस्ट रिजल्ट था वो बुरा रहा। वेरी गुड, क्या है इसका आंसर? इंस्ट्रक्टर हैज़ ट्रेंड डिफिशेंटली, मतलब कि जो आपका इंस्ट्रक्टर था उसके पढ़ाने में कोई कमी रही थी, इसीलिए जो ट्रेनी थे वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पाए, ठीक है, बेटर रिस्पॉन्स नहीं कर पाए। तभी तो नहीं करेंगे अगर हम अपने ट्रेनी को अच्छे से किसी स्किल को या अच्छे से थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, अच्छे से उन्हें स्किल नहीं सिखाते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ाते हैं, तभी तो वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे ना। अगर उन्हें कोई चीज़ समझ आ जाएगी तो करके तो वो किसी चीज़ को गलत नहीं करेंगे। तो इसलिए कमी किसकी है? इंस्ट्रक्टर की है। अगर हमारा टेस्ट रिजल्ट वीक रहता है, मतलब 1-2 बच्चों का वीक रहता है, तो मतलब ट्रेनी में कमी है, ट्रेनी ने अच्छे से क्या नहीं करी है? तैयारी नहीं की थी टेस्ट की, इसलिए उनके बुरे मार्क्स। बट अगर आपकी हाफ क्लास का बैड रिस्पॉन्स है तो मतलब कि इंस्ट्रक्टर में कमी है, शायद इंस्ट्रक्टर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, सेफ्टी प्रिकॉशन शुड बी टॉट टू द ट्रेनीज को सेफ्टी प्रिकॉशन कब पढ़ाए जाते हैं? विद ऑप्शन नंबर ए, विद एवरी न्यू इंस्ट्रक्शन एंड एवरी टाइम, हर नए इंस्ट्रक्शन में हर टाइम बताए जाते हैं या फिर पढ़ाए जाते हैं, या फिर एट द स्टार्ट ऑफ सेशन के स्टार्टिंग में बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, एट एंड ऑफ द लेसन, या फिर लेसन के एंड में बताए जाते हैं और पढ़ाए जाते हैं, या फिर वेन एवर देयर आर एक्सीडेंट, या फिर जहाँ पर एक्सीडेंट हो जाए वहाँ पर आपको सेफ्टी प्रिकॉशन पढ़ाए जाते हैं। तो इसका तो मतलब ही नहीं बनता, फिर पढ़ानी क्यों है जब एक्सीडेंट हो गया? वेरी गुड, कब पढ़ाए जाते हैं? विद एवरी न्यू इंस्ट्रक्शन एंड एवरी टाइम। तो जितनी बार हम न्यू इंस्ट्रक्शन को क्या करेंगे? शुरू करेंगे, कोई चीज़ अपनी ट्रेनी को पढ़ा रहे होंगे, उसी वक्त हमें अपनी ट्रेनी को सारे सेफ्टी
प्रिकॉशन बताने भी है और पढ़ाने भी है, और किस तरह से यूज़ करना है ये भी सिखाना है, ताकि प्रैक्टिकल के दौरान हमारे ट्रेनी सारे सेफ्टी प्रिकॉशन का यूज़ करें और हम एक्सीडेंट से बच सकें। ठीक है, सेफ्टी प्रिकॉशन का यूज़ करना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ेक्टिव एंड बेस्ट टीचिंग एड्स आर दोज विच आर। एक इफ़ेक्टिव और बेस्ट और बेटर टीचिंग एड्स कौन सी है? प्रिपेयर्ड बाय द इंस्ट्रक्टर हिमसेल्फ, जो एक इंस्ट्रक्टर खुद तैयार करता है। सेकंड ऑप्शन, मेड बाय अ प्रोफेशनल, जो एक प्रोफेशनल तैयार करता है। ऑप्शन नंबर सी, कमर्शियली अवेलेबल इन द मार्केट, जो आपके मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल है। या ऑप्शन नंबर सी, इन द फॉर्म ऑफ टेक्निकल फिल्म, या फिर जो टेक्निकल फिल्म के रूप में आपके पास है, या उस तरह की टीचिंग एड्स को यूज़ करना चाहिए, या उस तरह की टीचिंग एड इफ़ेक्टिव होती है, बेस्ट होती है। तो बेस्ट टीचिंग एड्स कौन सी है? वेरी गुड ऑल। प्रिपेयर बाय द इंस्ट्रक्टर हिमसेल्फ, जो इंस्ट्रक्टर खुद बनाए वो सबसे अच्छी टीचिंग एड्स है, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव टीचिंग एड है। वो इफ़ेक्टिव और बेस्ट टीचिंग एड इसलिए है क्योंकि जो टीचिंग एड्स हमने खुद बनाई है उसको किस तरह से हमने प्रेजेंट करना है, लागू करना है, किस तरह से अपने इंस्ट्रक्शन मटेरियल के ज़रिए हमें वन बाय वन किस तरह से फर्स्ट पॉइंट को शुरू करना है, किस तरह से दूसरे पॉइंट पे जाना है, कब शो करनी है, और कौन सी चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है जिस पे हमको ज़्यादा फोकस करना है। कोई भी चीज़ है, बाय द वे एक चार्ट भी बनाया है तो वन बाय वन करके हम उसे तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हमने उसे खुद बनाया है। अगर वो हम कहीं और से लेकर आए हैं तो हम उसको उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उसमें कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। अगर आप अपनी इंस्ट्रक्शन के अंदर कोई कमी नहीं रखना चाहते तो आप क्या करें, खुद ही अपने इंस्ट्रक्शन मटेरियल को बनाएं ताकि आप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली अपने ट्रेनिंग को पढ़ा सकें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 बताता है आपसे, इवेल्युएशन ऑफ टेस्ट शुड बी प्रमोटली डन इन ऑर्डर टू। जो आप टेस्ट लेते हो, ठीक है, उसको आप क्यों मतलब कि प्रमोटली करते हो? इसकी हिंदी में बोलूँ तो मतलब कि टेस्ट के बाद आप किस चीज़ को शो करने के लिए टेस्ट रिज़ल्ट को इवेलुएट करते हो? ऑप्शन नंबर ए, लोकेट मेरिट पोजीशन ऑफ ट्रेनी, अगर आपको अपने ट्रेनी की मेरिट पोजीशन का पता लगाना है इसलिए प्रमोटली होता है तुरंत। ऑप्शन नंबर बी, फाइंड पास एंड फेल ऑफ ट्रेनी, ये पता करने के लिए कि आपका कौन सा ट्रेनी फेल है, कौन सा पास है। ऑप्शन नंबर सी, कीप ट्रेनी अंडर चेक, या फिर अपने ट्रेनी को चेक करने के लिए, या सेटिस्फाई द नीड ऑफ द ट्रेनी, या फिर ट्रेनी की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, ट्रेनी की क्या नीड है उस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए आप इवेलुएट करते हो टेस्ट को तुरंत। वेरी गुड, लोकेट मेरिट पोजीशन ऑफ द ट्रेनी, ताकि आप अपने ट्रेनी की मेरिट पोजीशन का पता लगा सको। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इंस्ट्रक्टर रोल टू मेंटेन शार्प डिसिप्लिन इज टू, अगर एक इंस्ट्रक्टर का क्या रोल रहता है, अगर की बात इसमें नहीं है, एक इंस्ट्रक्टर का क्या रोल रहता है अपनी शॉप डिसिप्लिन को मेंटेन करने में? कीप ऑर्डर एंड पनिश ट्रबल मेकर, या कि आप कीप ऑर्डर करें और साथ ही साथ अपने ट्रेनी को पनिशमेंट करें, इसलिए आपकी वर्कशॉप मेंटेन रह पाएगी। या फिर हेल्प द ट्रेनी टू डेवलप हैबिट ऑफ विच वर्क अलाउ पर्सनल एंड ग्रुप प्रोग्रेस, या फिर आप अपने ट्रेनी की हेल्प करें और उनकी हैबिट को डेवलप करें कि उनको किस तरह से वर्क करना है, किस तरह से ग्रुप की प्रोग्रेस करनी है। ठीक है, पर्सनल एंड ग्रुप प्रोग्रेस को डेवलप करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, रिपोर्ट ट्रबल मेकर टू एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर आपको
एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करनी है, रिपोर्ट करनी है, या फिर शो पावर ऑफ इंस्ट्रक्टर, या फिर आपको अपने इंस्ट्रक्टर होने की पावर शो करनी है कि मैं तो इंस्ट्रक्टर हूँ जी। एक इंस्ट्रक्टर का क्या रोल रहता है शॉप को मेंटेन करने के लिए, शॉप के डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए? वेरी गुड। क्या करना है? हेल्प द ट्रेनी टू डेवलप हैबिट ऑफ वर्क। अपने ट्रेनी की हेल्प करनी है हैबिट को डेवलप करने के लिए, ताकि वो पर्सनल वर्क या फिर ग्रुप प्रोग्रेस को अच्छे से कर सके, अच्छे से ग्रुप के अंदर वर्क कर सके ट्रेनी। इसलिए अपने ट्रेनी की क्या करनी है? हेल्प करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 बता रहा है हमारे से द बेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। इन चारों ऑप्शन में से बेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन सा है? रिक्वायर्स लॉन्ग आंसर वर्ड क्वेश्चन, जिसमें लॉन्ग आंसर देने होते हैं, वो वाला क्वेश्चन अच्छा है, या फिर कम्स फ्रॉम लर्नर, जो लर्नर की साइड से पूछा जाए वो क्वेश्चन अच्छा है, या ऑप्शन नंबर सी है हैज़ टू ऑब्जेक्टिव, या जो ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन नंबर डी स्टिमुलस थिंकिंग, या फिर ऐसे क्वेश्चन अच्छा है जो कि आपकी थिंकिंग को स्टिमुलेट करे। वेरी गुड ऑल। क्या आंसर हो जाएगा? स्टिमुलस थिंकिंग। थिंकिंग को स्टिमुलस जो करे वो क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। 41 क्वेश्चन बता रहा है प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। प्रोग्रेस रिपोर्ट को हम क्यों बनाते हैं? फर्स्ट है आर डिस्करेज टू स्लो लर्नर, अपनी ट्रेनिंग को डिस्करेज करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी कैन बी एलिमिनेटेड इफ़ अ फाइनल रिपोर्ट इज़ मेड, या फिर अपनी फाइनल रिपोर्ट को एलिमिनेट करने के लिए बनाते हैं, या मेक अननेसेसरी वर्क फॉर द इंस्ट्रक्टर, या फिर एक इंस्ट्रक्टर के लिए एक्स्ट्रा वर्क है, अननेसेसरी वर्क है, या ऑप्शन नंबर डी मोटिवेट लर्नर टू मेक ग्रेटर इफ एफर्ट, या फिर इसलिए हम प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाते हैं ताकि हम अपने लर्नर को मोटिवेट कर सके ग्रेट एफर्ट लगाने के लिए, कि वो ज़्यादा एफर्ट करे अपनी प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? प्रोग्रेस रिपोर्ट बना रहे हैं। वेरी गुड। क्यों बनाते हैं? मोटिवेट लर्नर टू मेक ग्रेटर एफर्ट, ताकि हम अपने ट्रेनिंग को मोटिवेट कर सके और हमारा ट्रेनिंग क्या करे? ग्रेट एफर्ट लगाए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 बता रहा है WM आर यूजफुल फॉर। रिटर्न इंस्ट्रक्शन आर यूजफुल फॉर किसके लिए है? क्यों यूज़फुल है हमारे लिए? ऑप्शन बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए बता रहा है इम्पार्ट यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, ताकि यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन को इम्पार्ट कर सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अटेंड इंडिविजुअल लर्नर प्रॉब्लम, ताकि जो हमारे कुछ ट्रेनी है जिनको लर्निंग में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है उस चीज़ को अटेंड कर सके, अच्छे से समझा सके अपने रिटन इंस्ट्रक्शन मटेरियल की वजह से, या फिर सेम लर्निंग टाइम एंड इंक्रीज टीचिंग टाइम, ताकि हम लर्निंग टाइम को सेव कर सके और अपनी टीचिंग टाइम को इंक्रीज कर सके, या फिर ऑल ऑफ दिस। WMI हम क्यों यूज़ करते हैं? रिटन इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का हम क्यों यूज़ करते हैं, ये पूछा गया है। वेरी गुड ऑल। ये सभी चीज़ों के लिए हमारे इंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़फुल होते हैं, इन चार ऑप्शन के लिए, इन तीनों ऑप्शन के लिए। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4 ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 बता रहा है हमारे से स्ट्रेस कैन बी कॉज इन आवर लाइफ बाय। स्ट्रेस की वजह क्या है हमारी लाइफ में? स्ट्रेस जो हमारी लाइफ में आता है उसकी वजह क्या है? प्लीजिंग इवेंट होते हैं हमारी खुशियों से भरे इवेंट्स जो होते हैं, मोमेंट्स जो होते हैं। ठीक है, या फिर सेकंड होते हैं क्रिएटिंग क्रिशेस, मतलब कि जिससे हेडिक हो जाती है, लड़ाई झगड़े वाले जो बुरे मोमेंट्स होते हैं या उनकी वजह से, या बोथ प्लीजिंग इवेंट एंड क्रिएटिंग क्रिशेस, या फिर
खुशनुमा माहौल की वजह से भी और बहुत ज़्यादा जटिल समस्याओं की वजह से भी हमारी लाइफ में स्ट्रेस आता है, या फिर हैप्पीमेंट या फिर खुशियों भरी लाइफ की वजह से हमारी लाइफ में स्ट्रेस आता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बहुत प्लेजिंग इवेंट एंड क्रिएटिंग क्रिशेस। अब आप सोच रहे होंगे प्लेजिंग में क्यों? प्लेजिंग तो अच्छे वाले मोमेंट होते हैं। कई बार क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उस वक्त भी कुछ इस तरह की टेंशन मिल जाती है, कोई इस तरह की बात हो जाती है कि हमारे दिमाग में स्ट्रेस हो जाता है। कहते हैं ना कि ज़्यादा खुशी भी हमें गम दे जाती है, वो वाली बात है। एंड क्रिएटिंग क्रिएशंस, इससे तो होगा ही लाइफ में स्ट्रेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फैमिलियरिटी, अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग गेन थ्रू एक्सपीरियंस और स्टडीज नोन एज। किसी चीज़ की जो है, किसी चीज़ के बारे में फैमिलियरिटी होना मतलब कि किसी चीज़ से परिचित होना, किसी चीज़ के लिए अवेयर होना, किसी चीज़ में आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना, उस चीज़ को आपने गेन किया है अपनी एक्सपीरियंस से, ठीक है। तो जो आपने अपने एक्सपीरियंस से गेन किया है, किसको? फैमिलियरिटी को, अवेयरनेस को, अंडरस्टैंडिंग को, वो क्या कहलाती है? स्टडी के अंदर उसे हम किस नाम से जानते हैं? स्किल के नाम से, नॉलेज के नाम से, एबिलिटी के नाम से, या कॉम्पिटेंसी के नाम से? वेरी गुड। क्या कहलाती है? नॉलेज कहलाती है। नॉलेज मतलब हमारा एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस हमने क्या सीखा था? फैमिलियरिटी सीखी थी, किसी चीज़ के लिए हम अवेयर हुए थे, किसी चीज़ के बारे में हमारी क्या हुई थी? अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, तो वो क्या कहलाई? हमारी नॉलेज कहलाई, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 बता रहा है, एबिलिटी, प्रोफेशंसी, फैसिलिटी और हैंडीनेस दैट इज एक्वायर्ड और डेवलप्ड थ्रू ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। देखिए, किसी चीज़ को आप ट्रेनिंग और अपने एक्सपीरियंस से क्या कर रहे हो? एक्वायर कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो। किस चीज़ को? अपनी एबिलिटी को, अपनी प्रोफिशेंसी को, फैसिलिटी को, हैंडीनेस को। तो वो क्या कहलाई? आपकी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस से आप डेवलप कर रहे हो। वेरी गुड। क्या कहलाती है? स्किल कहलाती है। स्किल को ही तो सीखते हो ना आप अपनी ट्रेनिंग के दौरान। जब आप सीख रहे होते हो तो आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलते हैं, तभी तो आप क्या होते हो? किसी चीज़ में एबल हो जाते हो, एबिलिटी आपके अंदर आ जाती है, प्रोफिशेंसी आपके अंदर आ जाती है। और उस चीज़ के लिए किस तरह से आपको, कौन सी फैसिलिटी आपको चाहिए, ये सब चीज़ों का पता भी तो आपको अपनी स्किल से ही लगता है ना, कि आपको कोई वर्क करना है तो इसके लिए आपको कौन कौन सी फैसिलिटी चाहिए, किस तरह से आपको किसी चीज़ को हैंडल करना है, ये सब चीज़, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब आपके पास किसी चीज़ को लेकर नॉलेज है, ठीक है, प्लस स्किल है, तो आपके अंदर क्या आ जाएगी? कॉम्पिटेंसी या एबिलिटी या फिर कॉम्पिटेंस या अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी आपकी। वेरी गुड। क्या आ जाएगी? एबिलिटी आ जाएगी। जब हमारे पास स्किल भी है और नॉलेज भी है तो क्या होगी? हमारे अंदर एबिलिटी आ गई, एबिलिटी हमारी डेवलप हो गई है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेराइड नॉलेज इनटू वेराइड स्किल। आपके पास वेराइड नॉलेज है और साथ ही साथ में वेराइड स्किल भी है, और वो क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। जब ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या चीज़ बढ़ेगी? एबिलिटी, कॉम्पिटेंसी, या कॉम्पिटेंस, या फिर एक्सपीरियंस? अच्छी स्किल और अच्छी नॉलेज से आपकी क्या बढ़ेगी? कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी। कॉम्पिटेंसी को आप क्या बोलते हो? योग्यता बढ़ेगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 बता रहा है आपसे, पैशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ रेलेवेंट नॉलेज एंड एक्विजिशन ऑफ अ रेंज ऑफ रेलेवेंट स्किल दैट इंक्लूड इंटरपर्सनल एंड टेक्निकल कंपोनेंट इज नोन एज।
आपका जो क्वेश्चन बता रहा है वो बता रहा है कि आपके पास एक तो प्रोफेशनल नॉलेज है, ठीक है, प्रोफेशंस है, उसका सेटिस्फैक्ट्री लेवल है, रिलेवेंट नॉलेज है आपके पास, जिसको बोलते हो आप आवश्यक नॉलेज है आपके पास, एंड रेंज ऑफ रेलेवेंट स्किल है। स्किल की क्या है, एक रेंज है आपके पास, एक श्रृंखला आपके पास है, ये जो इंक्लूड होती है, ठीक है, किसमें, इंटरपर्सनल एंड टेक्निकल कंपोनेंट्स के अंदर आ जाएगी। तो ये किस चीज़ के नाम से जानी जाती है? स्किल के नाम से, नॉलेज के नाम से, कॉम्पिटेंसी के नाम से, या कॉम्पिटेंस के नाम से? क्या है? स्किल की एक रेंज है, रेंज में आपके पास अगर स्किल है तो क्या कहलाती है? कॉम्पिटेंस कहलाती है, आपकी क्षमता कहलाती है। किसी चीज़ को आपके पास क्या है, उसकी नॉलेज भी है, उसकी स्किल भी है, वन बाय वन करके आपको किस तरह से करना है, तो ये क्या है? आपकी एक क्षमता है, ठीक है, ये क्या है? आपकी एक क्षमता है, एक सेटिस्फैक्टरी लेवल हो जाता है आपके अंदर जब आपको ये सब चीज़ आ जाती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वालिटी क्या है आपकी? जब आप अपनी परफॉर्मेंस को एक्सपेक्टेशन से मल्टीप्लाई करते हो तब, या फिर एक्सपेक्टेशन को अपनी परफॉर्मेंस से माइनस कर देते हो तब आपके अंदर क्वालिटी आती है, किसी प्रोडक्ट के अंदर की क्वालिटी वो है। या फिर एक्सपेक्टेशन प्लस परफॉर्मेंस, जब आप अपनी एक्सपेक्टेशन को परफॉर्मेंस से प्लस करते हो तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ती है। या फिर परफॉर्मेंस डिवाइड बाय एक्सपेक्टेशन, या फिर जब आप डिवाइड करोगे अपनी परफॉर्मेंस को एक्सपेक्टेशन से तब क्वालिटी आएगी। तो क्वालिटी कब आएगी हमारे पास? जब हमारी परफॉर्मेंस हमारी एक्सपेक्टेशन से गुना हो जाएगी। इसमें किस किस की एक्सपेक्टेशन होती है? एक तो मतलब कि प्रोडक्ट के लिए हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, और हमारे जो ग्राहक है उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो हमारी क्वालिटी की क्या बढ़ जाती है? रेट बढ़ जाती है, मांग बढ़ जाती है, हमारी क्वालिटी अच्छी हो जाती है, क्योंकि हमने सबकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग क्या करी है? परफॉर्मेंस की है, ठीक है। तो ये क्या बन गई? हमारी क्वालिटी बन गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है, इन द वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड रिपीटेशन हेल्प टू डेवलप। वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंदर रिपीटेशन किस चीज़ को डेवलप करता है? स्किल को, स्पीड को, एक्यूरेसी को, या हैबिट्स को? वेरी गुड। रिपीटेशन किस चीज़ को डेवलप करने में हेल्प करता है? हमारी स्किल को। जब हम बार बार रिपीट करेंगे तो क्या इंक्रीज होगी? हमारी स्किल इंक्रीज होगी। तो इसके साथ हमारे आज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम टेस्ट नंबर 2 की बात करेंगे। टेस्ट नंबर 2 को हम कल स्टार्ट करेंगे। देन आपको यहाँ का तो सब पता ही है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई आपकी इंक्वायरी है, किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हो। तो इसके साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। बाय बाय ऑल, टेक केयर ऑल। मिलते हैं सचिन सर की क्लास में। ओके, बाय बाय। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।